हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मुझे एतराज़ नहीं। मैं एक पॉश कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे वृद्ध पिता रहते हैं। मैं इस कॉलोनी में 15 वर्षों से रह रही हूँ। पड़ोस के मकान, जिसकी एक बाउंड्री है, में रहने वाले उसे बेचकर अपने बच्चों के पास चले गए। यहाँ मकान बहुत महंगे हैं। उस मकान को 60 साल की एक महिला ने खरीदा। उसे नया बनाने में बहुत पैसा खर्च किया। उसे मॉडर्न बनवा लिया, सारी सुविधाएं मुहैया करवाईं, फिर वो रहने आईं। वो बहुत ही प्यारी व सुंदर महिला थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ मुस्कुरा देती थी। कहीं जाना हो तो अपनी बड़ी सी कार में बैठकर चली जाती। हमारी और उनकी काम वाली बाई एक ही थी, जो थोड़ी बहुत मेरी उत्सुकता को कम करने की कोशिश करती। पूरे मोहल्ले वालों को उनके बारे में जानने की उत्सुकता तो थी, पर जाने कैसे। वो कोई त्योहार नहीं मनाती थी, नाश्ता वगैरह नहीं बनाती थी। बाई, जिसे मैं समाचार वाहक ही कहूंगी, कहती कैसी औरत है, न वार माने न त्योहार। पूछो तो कहती है इन बातों में क्या रखा है, शुद्ध ताज़ा बनाओ और खाओ। वो अक्सर दलिया ही बनाती। कभी कभी मैं सोचती कि बाई के हाथ कुछ नाश्ता भेज दूं, फिर कभी कभी डरते डरते भेज देती। वो पहले मना करती, फिर ले लेती। मुझे बर्तन लौटाते समय कोई फल रख कर दे देती। उनसे बोलने की तो इच्छा होती, पर मैं क्या, मोहल्ले का कोई भी उनसे नहीं बोलता। मैं अपने पिता से ही कितनी बात करती। मैं सर्विस करती थी, सुबह जाकर शाम को आती थी, इसीलिए मुझे ताक झांक करने की आदत नहीं है। यदि उनके बाहर जाते समय मैं बाहर खड़ी होती तो वो मुस्कुरा देती। सबको उनके रुतबे के कारण बोलने में संकोच होता था। मैं स्वयं तो बोलती ही नहीं थी। ऐसे ही 5 साल बीत गए। इतने साल एक कॉलोनी में रहने के बावजूद उनकी किसी से दोस्ती नहीं हुई, ना ही उन्होंने की। एक दिन अचानक उनके घर एक बड़ी कार आकर खड़ी हुई। उसमें से एक सुंदर 40-45 साल का व्यक्ति निकला। सबने उसे आश्चर्य से देखा। इतने सालों में उनके घर कोई नहीं आया, अब ये कौन है? मोहल्ले वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने देखा वो उन्हीं के घर में उनके साथ ही रहने लगा है। वो साथ साथ बाहर जाते, कार से जाते और कार से ही वापस आते। अब मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं सकी, पर क्या करें। अब तो उनके घर से पकवान बनने की खुशबू भी आने लगी। परम आश्चर्य, एक दिन बाई ने मुझे बताया कि वो उनका बेटा है, शायद चला जाए, पर वो तो गया ही नहीं। एक दिन वही पड़ोसन गीता आंटी घर के सामने सुंदर रंगोली बना रही हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, पूरा मोहल्ला झांक झांक कर देख रहा था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ तो कोई त्योहार नहीं मनाती थी। हमारे उत्तर भारत में रंगोली कोई कोई बनाता है। उनका बेटा भी माँ के रंगोली बनाने को बड़े ध्यान से देख रहा था। तो उसी समय मेरे पापा ने अपना परिचय देकर उस युवक से बात की। युवक तो बहुत खुश हुआ, बड़ी गर्मजोशी से पापा से हाथ मिलाया। पापा ने उसे बताया कि पड़ोस में रहते हैं। हाँ अंकल, मैंने आपको देखा। संकोचवश बोल नहीं पाया। उसने कहा, मैंने घर में मूंग की दाल का हलवा बनाया था, सोचा क्यों ना गीता आंटी को भी दे आऊं। मैं आंटी के घर गई। उन्होंने खुश होकर मेरे हाथ से हलवा ले लिया और पोंगल, चावल मूंग की दाल की मीठी डिश मुझे खिला दी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बहुत स्वाद लेकर खाई। उन्होंने मेरे पापा के लिए भी एक बर्तन में डाल कर दी। फिर अपने बेटे से मेरा परिचय कराया। उसका नाम सोम सुंदरम था। वो उसे सुंदर कहकर बुलाती हैं। मैंने पूछा, इतने दिनों ये कहाँ गए थे? ये अमेरिका में रहता था, अब मेरे पास आ गया है। इस तरह आंटी से मेरी दोस्ती हो गई। पर मुझे एक प्रश्न परेशान करता था। इतने दिनों से तो कहती थी कि मेरा कोई नहीं, आज मेरा बेटा कह रही हैं। कोई इन्हें धोखा तो नहीं दे रहा? कहीं भावना में बहकर इन्होंने इसे अपना बेटा तो नहीं माना? कोई अनहोनी हो गई तो? मेरा मन रह रहकर मुझे बहुत परेशान करता। मैंने ये बात अपने पापा को बताई तो वो बोले, तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं। वो औरत आईएएस है। अपने काम से ही मतलब रखना बेटा, उन्हें सलाह देने की ज़रूरत नहीं। परंतु वो लड़का बहुत ही स्मार्ट, बढ़िया पर्सनालिटी, बहुत ही हैंडसम था। कहना तो नहीं चाहिए, पर मेरे दिल में पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा होने लगा। क्या हुआ इस उम्र में?
मैंने दिल को काबू करना चाहा, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल काबू में नहीं रहा। मुझे लगा इन आदमियों का दिल तो होता नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे लगता बच्चे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ ना बनना चाहे। ये औरत भी 65 साल से ऊपर हो गई है। कहते तो हैं कि 60 साल में सठिया जाते हैं। ये तो 65 से ऊपर हो गई है। पैसे वाली है, इसीलिए कोई इन्हें धोखा तो नहीं दे रहा। फंस जाएगी बेचारी। मैं सोच सोच कर परेशान होती रही, पर उनके बेटे का आकर्षण मुझे उनकी ओर खींचता चला गया। वो बेटे के लिए रोज तरह तरह का खाना नाश्ता बनाती। ये लड़का शायद दक्षिण भारत का है, सो वो वहीं के त्योहार ज़्यादा मनाती और दक्षिण भारतीय व्यंजन और नाश्ता बनाती। मन बहुत परेशान रहने लगा, कहीं मेरी पड़ोसन धोखा न खा जाए, क्योंकि पड़ोस में साथ रहते रहते उनसे विशेष स्नेह और अपनत्व हो गया था। पर उनसे कैसे पूछूं, कुछ बोलूं तो शायद बुरा माने। कल को कुछ हो ना जाए, मन बहुत व्यथित हो रहा था। एक दिन उनके लड़के को अकेले बाहर जाते देखा तो मैं गीता आंटी के पास चली गई। मैंने कहा, आंटी, आप बहुत बड़ी हैं, समझदार हैं। मुझे आपके पारिवारिक मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पर मैं आपसे बहुत ही स्नेह रखती हूँ, सो कह रही हूँ। गलती हो तो माफ़ करना, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ हाँ रमा, बोलो, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम मेरी बेटी ही हो, वो बोली। झिझकते हुए मैं बोली, ये आपका सगा बेटा है क्या? बिल्कुल, पर मैंने कभी किसी से कहा नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। ये बहुत बड़ी कहानी है, अभी तुम्हें फुर्सत नहीं है, सुनाऊंगी कभी। मैंने कहा, आज मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। आपको समय हो और आप बताना चाहें तो बता दें। आज पापा का खाना उनके फ्रेंड के साथ है। मैं अकेली हूँ और आज मेरी छुट्टी है। अच्छा, तो रमा बैठो, मेरी कहानी सुन लो और यहीं खाना भी खा लेना। मेरा बेटा सुंदर काम से बाहर गया हुआ है। सुनाइए आंटी। मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया था। मसूरी में ट्रेनिंग चल रही थी। सुदूर दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत से आए रघुपति स्मार्ट, सुंदर और होशियार थे। हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। दोनों के घर वालों के विरोध के बावजूद हमने शादी करने की ठान ली। शादी हो भी गई। थोड़े दिनों तक सब ठीक ठाक रहा। मेरा बेटा भी हो गया। रघुपति के माँ बाप ने बेटे से समझौता कर लिया और मुझसे कहा कि अपने बेटे को हमारे पास छोड़ दो, हम उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। मेरी इच्छा ऐसी नहीं थी, पर सबने मुझे समझाया, बच्चे के दादा दादी उसको तुमसे ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। तुम्हें नौकरी करते हुए छोटे बच्चे को साथ रखने में परेशानी होगी। मेरी नौकरी दौरे की थी, बार बार दौरे पर जाना पड़ता था। हेडक्वार्टर में थी, तब भी सुबह शाम घर आने जाने का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे माता पिता ने भी इसे ही ठीक समझा। मैं विवश थी। नौकरों के भरोसे बच्चों को पालना मुश्किल था। शुरू में तो सब ठीक ठाक था। छुट्टी होते ही बच्चे के मुंह में ससुराल जाती आती। बाद में मेरी ससुराल वालों को मेरा आना जाना खलने लगा। मेरे पति रघुपति कहते, सही तो है ना, तुम बार बार आओगी तो बेटा उनके पास कैसे रहेगा? वो बात भी मैं मान गई। जब छुट्टी होती तो वो अपने घर चले जाते, मेरी उपेक्षा करने लगे। मैं काम के बोझ में व्यस्त होती गई। जब बेटे से मिलने जाती तो वो लड़ाई झगड़ा करते। मेरा बेटा सुंदर मुझसे ज़्यादा अपने दादा दादी और पिता से जुड़ा था। अब तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया। ये कहते हुए बोली, चलो चाय पीते हैं। मैंने कहा, आंटी, मुझे तो आपके हाथ की फ़िल्टर कॉफ़ी पीनी है। उसकी खुशबू हमारे घर तक आती है। अरे ज़रूर ज़रूर, लो, मेरा बेटा भी आ गया। वो भी इस समय कॉफ़ी पीता है, हम साथ साथ पियेंगे। मुझे संकोच हुआ। वो बोली, तुम आराम से बैठो। मेरा बेटा सोमू मेरे जैसा नहीं है, बहुत सोशल है। हम पहले ही मिल चुके थे। उनके बेटे ने भी मुझसे बैठने का आग्रह किया। सुंदरम मुझसे अपने पापा के बारे में पूछने लगा। बातों ही बातों में मैंने बताया कि पापा का मन नहीं लगता। उन्होंने पूछा, पापा का क्या क्या शौक है? पढ़ने का, गार्डनिंग, राजनीति बहस करने का। अरे वाह, मेरा उनके साथ मन लग जाएगा। मैं भी इन बातों का शौक रखता हूँ। फिर तो आप घर ज़रूर आइएगा, मिलकर बातें करेंगे।
इतने में ही कॉफ़ी आ गई। हम सब ने कॉफ़ी पी। फिर मैं अपने घर जाने को हुई तो गीता आंटी बोली, आगे की कहानी बाद में सुनाऊंगी, अभी खाना बनाना है। अगले दिन सुंदरम आ गए। पापा मेरे बड़े बातूनी हैं। दोनों की जोड़ी जोरदार थी। खूब बातें कर रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठ गई, बातें करने लगी। सुंदरम पापा से बात करते पर मेरी तरफ भी देखते जाते। इस उम्र में भी मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ जाती। ये कैसे है मुझे पता नहीं। सोम सुंदरम की बातें सुनती रहूं ऐसा लगता। मुझे आज तक किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों लग रहा है? पापा और सोम सुंदरम दोनों वॉक पर जाते। कई बार रात में क्लबों में भी जाते। पापा खेल के बहुत शौकीन हैं। ऐसे ही आंटी का बेटा भी। दोनों में खूब पटने लगी। जब दोनों जाते तब मैं आंटी के पास चली जाती और वो अपनी कहानी सुनाने लगती। वही धारावाहिक सीरियल जैसे मुझे सुनाती। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा। वो कहने लगी, मेरे पास मेरे पति का आना करीब करीब बंद हो गया। वो आते तो भी उनके पास शिकायतों का ही पिटारा होता। ससुराल जाती तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। बच्चे को मेरे पास ना आने देने के लिए कई बहाने बनाए जाते थे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, मुझसे दूर होता गया। उसे मेरे खिलाफ झूठी बातें कहकर भड़काया जाता था। मेरे लिए जीना ही दूभर हो गया। मैंने तय कर लिया कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। मैंने तलाक देने के लिए कहा। वो यही तो चाहते थे, पर बच्चे को देने से मना कर दिया। रघुपति ने तब तक अपना ट्रांसफर भी मेरी ससुराल में ही करवा लिया था। बच्चा मेरे माँ बाप के पास ही रहेगा। मैं भी यहाँ हूँ। ये अकेली उसे कैसे रखेगी? कोर्ट में रघुपति ने कह दिया। सोमू ने भी अदालत में पिता के पास रहने की जिद की और जज ने उसे पिता के पास सौंपने का फैसला सुनाया। उनकी कहानी सुनकर मेरा जी भर आया। वो आगे कहने लगी, मैं हफ्ते में 1 दिन या महीने में 4 दिन बच्चे से मिल सकती थी। अब सोमू बड़ा हो गया था। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मुझे देखकर अंदर भाग जाता, कुत्ते से खेलने लगता, रोने लगता और कहता, तुम गंदी हो, मत आओ, आप मेरी मम्मी नहीं हो। ये बात मैं सहन नहीं कर पाती थी। जब वहां जाकर आती, मन प्रसन्न होने के बजाय बहुत दुखी होता। मुझे इस हालत में देखकर मम्मी पापा भी बहुत दुखी होते। वो कहते, जब वहां जाकर दुखी होती हो तो बार बार जाने की क्या जरूरत है? बच्चे को देखने की इच्छा को मैं रोक नहीं पाती। किसी से मिलकर मन प्रसन्न हो तभी जाना चाहिए। इस बात को समझो। मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती, पर मन था कि मानता ही नहीं। मेरे खिलाफ उन लोगों ने सोमू में जहर भर दिया था। उस जहर को निकालना मेरे वश के बाहर था। इस बीच मेरा ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया। फिर भी कोशिश करके आती तो वही पुरानी बातें दोहराई जाती थी। अंत में तंग आकर जाना ही छोड़ दिया। इस बीच सोमू आ गया। बातों में हमने ध्यान ही नहीं दिया। वो हमारे लिए कॉफ़ी बनाकर भी ले आया। वो भी हमारे बीच बैठ गया। मैं संकोचवश उठने लगी। अरे बैठो रमा, मेरे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो पहले जैसा तो है नहीं। मैं बोली, बच्चों के बिना रहना तो बहुत मुश्किल है। हाँ रे, तू सही कह रही है, पर कुदरत ने मुझे बच्चा देकर भी मुझसे छीन लिया था। किसी के बच्चे होते ही नहीं हैं। मेरे होने के बावजूद नहीं जैसे हो गया। मैंने काम में मन लगाया और तरक्की पाती चली गई। एक बार सोमू की बहुत याद आने पर मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गई तो पता चला कि वो बच्चे को लेकर विदेश चले गए। मैंने सोचा वो वापस आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। बहुत कोशिश की पर कोई सुराग नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा मेरे पास आ गए और मैं अपनी नौकरी के साथ साथ उनका भी ध्यान रखने लगी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक पापा को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मम्मी उनके पीछे उनकी याद में 2 साल भी नहीं रहीं। सेवानिवृत्ति के बाद ये मकान खरीद व बनाकर तुम्हारे पड़ोस में आ गई। मैंने किसी से रिश्ता नहीं रखा। मन बहुत ही विरक्त था। मम्मी पापा 2 साल में आगे पीछे जा चुके थे। मैं अकेली हो चुकी थी। यहाँ आकर रहने लगी। अचानक एक दिन मेरी एक पुरानी सहेली का फ़ोन आया कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा है और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे सोमू का फ़ोन आया। मैं आपका बेटा सोम सुंदरम बोल रहा हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ।
मेरे भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जैसा तुम कह रही थी ना, वैसा ही मुझे भी लगा कि कहीं कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। मैंने उसे घर ना बुलाकर एक होटल में बुलवाया, वहां बात की। तब सारी परतें एक एक करके खुल गईं। आंटी, अब मैं घर जाऊंगी। हालांकि जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। कल धारावाहिक जारी रहेगा, कहकर मैं चल दी। घर आकर मैंने सारा काम किया, क्योंकि वो तो करना ही था। परंतु मेरा मन आंटी की ही कहानी में लगा रहा। ये तो बॉलीवुड की कहानी से भी ज़्यादा मज़ेदार थी। आंटी के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए उत्सुक थी, और सोमू के बारे में जानने के लिए भी, या दोनों के लिए, ये तो आप डिसाइड करो। फिल्म, कहानी और उपन्यास, ये सब भी मानव जीवन के ही प्रतिबिंब हैं। दूसरे दिन जल्दी जल्दी काम निपटाकर आंटी के घर पहुंच गई। अब सोमू घर पर है, इसकी उत्सुकता ज़्यादा थी। मुझे लगा ये आग एक तरफ की नहीं है, वो भी मुझसे बात करने का मौका तलाशता है। अपनी आग को जब्त करने की मैं कोशिश करती कि इस उम्र में ये ठीक नहीं है, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। आओ रमा आओ, मैंने अपने बेटे सोमू से कहा कि मैं अपनी कहानी रमा को सुना रही हूँ। सोमू ने कहा, मम्मी ज़रूर सुनाओ। लोगों को हमारी कहानी सुनकर कोई शिक्षा मिले तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई एतराज़ नहीं। अभी अंत बाकी है, आंटी बोली। मम्मी आप आराम से कहानी पूरी कर लो। मैं और अंकल वॉलीबॉल मैच देखने जा रहे हैं। हम खाना खाकर आएंगे। अरे वाह आंटी, आज हम भी सेलिब्रेट करेंगे। मैं तो चहक उठी, पर ऊपरी तौर से। सोमू के जाने की मुझे खुशी नहीं हो रही थी। रमा, आज हमें भी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरे बेटे ने हम दोनों के लिए बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया है। प्यार और खुशी से मैंने आंटी को गले लगा लिया। बढ़िया फिल्टर कॉफ़ी पीकर हम दोनों आराम से झूले में बैठ गए। आंटी ने पूछा, हम कहाँ पर थे? आंटी, आपने धारावाहिक जैसे ही बड़े रोचक मोड़ पर छोड़ दिया था कि होटल में आप सोमू से मिली। हाँ बिल्कुल रमा, अब मेरी नहीं, बेटे की कहानी शुरू होती है। बेटा वहीं पढ़कर एक अच्छे पद पर काम करने लगा। अच्छी सैलरी थी। देखने में सोमू बहुत सुंदर था ही। परिवार की कोई रोक टोक नहीं थी। इन बातों से आकर्षित होकर भारत से आए और वहीं बसे एक परिवार की लड़की नीला से इससे बात की। सोमू अपने को बहुत अकेला और बिना परिवार का महसूस तो कर ही रहा था। उसके पिता बहुत ड्रिंक करते थे, वो भी चल बसे। उसने मेरे बारे में जानने की कोशिश की थी, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। नीला के प्रस्ताव ने तो उसे उसकी ओर मोड़ लिया। थोड़े दिन दोनों बहुत खुश रहे। दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। पर गृहस्थी की गाड़ी जैसी चलनी चाहिए वैसे नहीं चली, और नीला को दूसरे लड़के से प्यार हो गया। उसने तलाक का निर्णय लिया। केस चला और दोनों बच्चे नीला को मिल गए। ये मेरे जैसे ही अपने जीवन में असफल हो गया। उसके बचाए रुपए भी सब नीला को देने पड़े। बहुत ही निराश हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ आंटी। हाँ, मेरे बेटे ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की। इस तलाक के कारण मुझे ढूंढना बीच में छोड़ दिया था। जब तलाक का काम पूरा हुआ, तब बड़े मनोयोग से उसने फिर से मुझे ढूंढने का काम जारी रखा। बहुत मुश्किल था आंटी, सही कहा। बहुत कोशिश करने के बाद किसी ने उसको मेरा मोबाइल नंबर मिला। मुझे तब उसने फ़ोन किया। वो दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे तो लगा था मेरा कोई नहीं, किसी से मैं अपनी इस खुशी को बांटूं। रमा, दुख को तो फिर भी अकेले सह सकते हैं, पर खुशी को जब तक ना बांटो तो खुशी खुशी नहीं होती। उस समय मैंने अपने आप को बहुत अकेला पाया। मुझसे क्यों नहीं कहा आंटी? कैसे कहती? मैंने तो अपनी कोई बात तुम्हें नहीं बताई थी। तुम्हें ही क्या, किसी को भी नहीं बताई। मैंने अपनी कहानी अपने मन में ही दफन कर ली थी। अब मेरे बेटे के आने पर जैसे सब बदल गया, मेरी जिंदगी ही बदल गई। वाकई ये अजूबे से कोई कम नहीं है आंटी। मेरा बेटा विदेश को छोड़कर आ गया, अब यहीं रहेगा। अपना देश अपना ही होता है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यही बात सही है। ये बात अब सोमू की समझ में भी आ गई। उसके बच्चे जब उसकी माँ के कहने पर उससे नफरत करने लगे, तभी उसको ये बात समझ आई कि मेरी माँ के साथ भी यही हुआ होगा, और उसे पश्चाताप हुआ। पर अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा सोचा। पर अब मेरे समय में मेरे बेटे का सुख लिखा था।
मेरी कोई गलती नहीं थी। कुदरत ने मुझे ये दिन दिखाए। कुछ दिनों पहले भी मैंने कई बार आत्महत्या करने की भी सोची। यदि मैं अपनी मंशा में कामयाब हो गई होती तो बेटे का प्रेम स्नेह कैसे पाती। जब जो होना है किसी ना किसी रूप में होकर रहता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों रमा, तुम मेरी कहानी सुनकर कुछ सोचने को मजबूर तो हुई होगी। हाँ आंटी, मुझे इस आत्मसात करने में समय लगेगा। क्या मैं आपकी कहानी लिख सकती हूँ? क्यों नहीं रमा, ज़रूर लिखो। मैं जानती हूँ कि तुम एक लेखिका हो। लेखक जो कहता है वो सब कल्पना नहीं होती। वो जो अपने चारों ओर देखता है, सुनता है, महसूस करता है, वही तो लिखता है। रमा, तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा? अब मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अरे रमा, तुम तो छोटी लड़की जैसी शर्मा गई। मम्मी, अंकल आए हैं, उन्हें आपसे कुछ कहना है। कहिए। मैं जो कहने आया था, घर के दरवाजे पर आते ही वो बात आपके मुंह से सुन ली। अब मुझे क्या कहना? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आंटी बोलकर हंस दी। सब लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। सोमू बड़े प्रेम से मुझे देखने लगा। मैं बोल पड़ी, आज बाहर चलते हैं, आज का डिनर बाहर। वाई नॉट, श्योर, सोम सुंदरम बोला। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।